जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए टॉप 200 क्वेश्चन। हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिए हैं दोस्तों। जो आपका 30 और 31 अगस्त को एग्जाम है उसके लिए हमने सभी संभावित प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों पॉलिटी के प्रश्न करेंगे। पॉलिटी के 50 प्रश्न सबसे पहले हम करेंगे एंड उसके बाद में जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस के प्रश्नों को करेंगे। तो पॉलिटी का पहला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो राष्ट्रपति दोस्तों महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आर्टिकल 76 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारत का महान्यायाधीश जो है दोस्तों भारत का मुख्य अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, 50 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान है। राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत, अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री को जब तक संसद का समर्थन प्राप्त है, संसद का समर्थन प्राप्त है, या फिर यूँ कहें लोकसभा का समर्थन जब तक प्राप्त है, लोकसभा का समर्थन जब तक प्राप्त है भारत के प्रधानमंत्री को, तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है 21 वर्ष होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष। राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम उम्र सीमा होती हैं वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है, 35 वर्ष होती हैं। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम सीमा कितनी होती हैं? 35 वर्ष होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है और ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 85 में, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है दोस्तों। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कला विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित न हो तो कौन लोकसभा की अध्यक्षता करता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं तब लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है। तो अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इन्हें वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टीटी कृष्णाचारी ने कहा था। टीटी कृष्णाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? मनरेगा कार्यक्रम जो है ये अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का प्रस्ताव कौन ला सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद का कोई भी सदन ला सकता है। संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन ला सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है, अमेरिका के संविधान से। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य में लागू है। और गोवा के अलावा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में भी सामान्य नागरिक संहिता लागू कर दी गई है, उत्तराखंड राज्य में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के रचयिता हैं। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है दोस्तों, जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है, जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सोवियत संघ से लिए गए हैं, सोवियत संघ जिसे आज के समय में अब रूस के नाम से जानते हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में संविधान में जोड़े गए थे। और बात करें कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में। और स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति थी जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये किस भाग में और किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 का में है, अनुच्छेद 51 का में। और भाग 4 का में, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का जो सर्वोच्च कानून है भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उसको दोस्तों संसद का दोनों सदन कोई भी सदन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कौन सा है? सबसे ओल्ड हाईकोर्ट भारत का कौन सा है? तो सबसे ओल्ड हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? एम फातिमा बीबी थी दोस्तों। एम फातिमा बीबी जो हैं ये उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 ईस्वी में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो 1973 में 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी लोकसभा सीटों की संख्या। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 से दोस्तों आर्टिकल 44 है जो सामान्य नागरिक कोड है, सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है, आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों 24 जनवरी कर लीजिएगा, यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को की गई थी। 24 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के दौरान उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिया करने का और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करने का प्रावधान किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन था 96वां संविधान संशोधन 2011 के दौरान
उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा और उड़िया भाषा जो है इसका नाम बदल करके ओडिया करने का प्रावधान किया गया 96 संविधान संशोधन के दौरान। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा की दूसरे अध्यक्ष जो थे अनंत सेनम आयंगर थे। अनंत सेनम आयंगर लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालुंकर को याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष थे। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसे स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम और जनगण मन राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे। तो भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती हैं? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न, सरकरिया आयोग किससे संबंधित हैं? सरकरिया आयोग जो है दोस्तों ये केंद्र व राज्य के बीच संबंध से संबंधित हैं, केंद्र व राज्य के बीच संबंध से संबंधित हैं सरकरिया आयोग। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन है 1992 का 73वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? दल बदल कानून जो है इसे 1985 में 1985 में लागू किया गया था और 1985 में 92वां संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दल बदल कानून को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, प्रेसिडेंट, हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दोस्तों, आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां जो है भारतीय संविधान में किसके पास हैं? तो संसद के पास हैं दोस्तों, पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं, पावर्स हैं। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारत सचिव की स्थापना की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के दोस्तों 7 सदस्य होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के दौरान। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और जो 35वां संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था, 1974 में, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। भारत का सह राज्य बनाया गया था 1974 के 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो संविधान के भाग 4 में दोस्तों डीपीएसपी बताए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में बताए गए हैं और भाग 4 के अनुच्छेद
36 से 51 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो मूल अधिकारों को केवल भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के समय निलंबित कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, आर्टिकल 20 और 21 हैं, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा आपातकाल लगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? अधिनियम था दोस्तों 1833 का। 1833 का चार्टर अधिनियम था, जिसके द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसे कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? संविधान सभा को भारतीय संसद में 24 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? नए राज्यों का गठन दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे दोस्तों। गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे एम अनंत सेनम उपाध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो प्रकाश की गति दोस्तों वैसे ही रहती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? D2O यानी कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में दोस्तों। मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है दोस्तों। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है, पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों नियंत्रित विखंडन के द्वारा, नियंत्रित परमाणु विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नियंत्रित परमाणु विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है और ये दोस्तों गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। गामा किरणों को उत्सर्जित करता है और कोबाल्ट 60 का प्रयोग दोस्तों कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम यानी कि एटम बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहते हैं इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है?
तो इन्हें कहते हैं दोस्तों समस्थानिक। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जिनके परमाणु द्रव्यमान जो हैं परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं उन्हें संभारिक कहा जाता है, संभारिक कहते हैं। और जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जब प्रकाश दोस्तों जल से वायु में जाता है, जब प्रकाश जल से वायु में जाता है, जल से वायु में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा दोस्तों। जब प्रकाश जल से वायु में जाता है, जल से वायु में जब प्रकाश जाता है, जल से वायु में जब प्रकाश जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो किसकी वजह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये दोस्तों अपवर्तन की वजह से मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। तो इंडोस्कोपी जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है इंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष की घटना जो है ये दोस्तों प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की वजह से होती है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की वजह से इंद्रधनुष की घटना होती है, रेनबो की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग किस वजह से नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के पराकरण की वजह से, प्रकाश के पराकरण के कारण आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी कि डिस्फ्यूजन का कारण क्या है? प्रकाश के विसरण का कारण है दोस्तों धूल कण। धूल कणों की वजह से प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्राकिरण है सबसे कम होता है, लाल रंग का प्राकिरण सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं, तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे ज़्यादा होती हैं और प्राकिरण इसके सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर यह आसानी से दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र किस वजह से नीला प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्राकिरण के कारण समुद्र हमें नीला प्रतीत होता है। सूर्य अस्त और उदय होते समय लाल दिखाई देता है। तो सूर्य अस्त और उदय होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्राकिरण की वजह से हमें लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो चमकदार रंगों का बनना दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लाते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख की रेटिना पर दोस्तों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था दोस्तों थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने। दोस्तों एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक है दोस्तों ईंट पर नाचें, ईंट पर नाचें। इस ट्रिक के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज याद कर सकते हैं। तो ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। तो टा से क्या हो जाएगा? थॉमसन हो जाएगा। टा से क्या हो जाएगा? थॉमसन हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं पर की। तो पर में दोस्तों पा से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। पा से प्रोटॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने किया था। और रा से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं नाचे की। तो नाचे में ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। ना से न्यूट्रॉन हो जाएगा। और चा से क्या हो जाएगा? चैडविक हो जाएगा। चा से चैडविक हो जाएगा। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने।
प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। तो इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, इन्फिनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, जैसे एक अवतल लेंस कार्य करता है उसी तरह पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है जैसे कि एक अवतल लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? धूप के चश्मे की क्षमता 0 डाप्टर होती है दोस्तों। 0 डाप्टर का होता है धूप के चश्मे जो होते हैं 0 डाप्टर के होते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डाप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर +2 डाप्टर है किसी लेंस के पावर जो है क्षमता जो है +2 डाप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो अवशोषित करती हैं। तो किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो अवशोषित करते हैं, जिसे वो अब्जॉर्ब करती हैं। अगला प्रश्न, लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा। तो लाल कांच को जब अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो वो हरे रंग का दिखाई देगा, हरे रंग का, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है ये दोस्तों तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है, तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? और स्टेड ने किया था दोस्तों। और स्टेड ने सर्वप्रथम चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया था सर्वप्रथम और स्टेड ने। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है और लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है, इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का यूनिट मात्रक क्या होता है? ओम होता है दोस्तों। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है और ओम का निशान कैसे बना होता है? इस तरह बना होता है। ओम का जो चिन्ह है ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस यानी कि पुतली, आइरिस जिसे पुतली कहते हैं, आइरिस का क्या काम होता है? तो ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती है आइरिस यानी कि पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो जिन व्यक्तियों के निकट दृष्टि दोष होता है उनके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो जिन व्यक्तियों के दूर दृष्टि दोष होता है उनके चश्मों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है जनित्र बनाने के लिए, विद्युत जनित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर होता है? तो किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का जो आवेशन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के आवेशन के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुओं का आवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे या फिर कार के ऊपर बैठ जाएंगे? तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों जो बिजली आपके कार पर गिरेगी वो आपके कार के बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगी और आपको किसी भी तरह की हानि नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम किसका है? तो ये दोस्तों नियम कहलाता है कूलाम का नियम। कूलम का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है सिल्वर की। चांदी की दोस्तों सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती हैं। आधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। आधातुएं जो हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। क्यों आधातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए जो आधातुएं होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है तांबा का प्रयोग विद्युत चालन के लिए? क्योंकि जो तांबा की विद्युत प्रतिरोधकता है वो कम होती हैं। तांबा की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो कम होती है, इसीलिए तांबा का प्रयोग विद्युत चालन के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहा जाता है दोस्तों, दिष्टकारी कहते हैं। एसी को जो डीसी में परिवर्तित करता है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फिटिक्स में एक तार को भू संक्रमित किया जाता है, इसका कारण क्या है? यदि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए, इसीलिए भू संक्रमित तार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। दोस्तों हमने विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। अब हम इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो इतिहास का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणी पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से मिले हैं दोस्तों। कोल्डी हवा से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? बेलन नदी घाटी के साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद से दोस्तों। इलाहाबाद प्रयागराज से बेलन नदी घाटी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? लोहे की खोज हुई थी वाराणसी शहर में। वाराणसी शहर में लोहे की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण कालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं? तो सराय नाहर राय जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय स्थित है, प्रतापगढ़ में। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? बेलन नदी घाटी की जो खुदाई है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में कराई गई थी। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाण कालीन स्थल से अस्थि निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? अस्थि यानी कि हड्डियों से निर्मित मार्त देवी की प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त होती हैं? लोहदा नाला क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। लोहदा नाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के किन जिलों से नौपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़, इन चारों राज्यों से नौपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ABCD यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा नौपाषाण कालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डी हवा है दोस्तों। कोल्डी हवा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित एक नौपाषाण कालीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों मेरठ शहर में स्थित है। मेरठ में स्थित हैं। राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली, इन तीनों जिलों से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? तो कौन सा महाजनपद है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित था? अंग महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में नहीं था। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं सहारनपुर से। सहारनपुर से हमें ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था। मल्ल महाजनपद जो है ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस महाजनपद में स्थित था? कुशीनगर में स्थित था, कुशीनगर में, जिसे पहले कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, इससे पहले कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। यहीं पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चेदी महाजनपद जो है ये बांदा में स्थित है दोस्तों, बांदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? कपिलवस्तु जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थनगर में स्थित हैं, सिद्धार्थनगर में। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित हैं? तो 8 महाजनपद थे दोस्तों, 8 महाजनपद। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं। अगला प्रश्न, ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आधुनिक नाम है दोस्तों सारनाथ। सारनाथ जो है ऋषिपत्तन और मृगदाव का आधुनिक नाम है। अगला प्रश्न, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? बुद्ध काल में दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 गणराज्य थे बुद्ध काल में। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। महावीर स्वामी के समय मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। पंचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? काम्पिल्य का संबंध किस जनपद से है दोस्तों? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद से है काम्पिल्य का संबंध, फर्रुखाबाद शहर से है। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो लाल मृदभांड है दोस्तों, लाल मृदभांड है जिनके साक्ष्य हमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। भारत सरकार का राज्य के चिन्ह कहां से लिया गया है? भारत सरकार का जो राज्य के चिन्ह है दोस्तों ये सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, जिसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो राज्य किस जनपद में स्थित हैं? तो टोपरा दोस्तों किस राज्य में स्थित हैं? टोपरा जो है ये किस राज्य के किस शहर में स्थित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों सहारनपुर में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हैं। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? अयोध्या का शिलालेख जो है शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था, शुंग वंश के शासकों ने अयोध्या का शिलालेख लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली मानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर को, मथुरा शहर को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी? कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी हो जाएगा, मथुरा जो है कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी थी, सेकंड कैपिटल थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भितरी अभिलेख लिखवाया था? तो इन्होंने दोस्तों गाजीपुर में लिखवाया था, गाजीपुर में भितरी अभिलेख लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काव्य कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशस्ति काव्य दोस्तों प्रयागराज में स्थित है, प्रयाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था? तो प्रयागराज और कन्नौज में आयोजन किया गया था दोस्तों, बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया था प्रयागराज और कन्नौज में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है? धर्मराज का स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये दोस्तों सारनाथ में स्थित है, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराजे हिंद कहते हैं जौनपुर नगर को, जौनपुर को। अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? तो अटाला मस्जिद जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये जौनपुर में स्थित है दोस्तों, जौनपुर में। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी?
आगरा नगर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर थी? सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो राइट आंसर जौनपुर हो जाएगा। जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बनवाया था दोस्तों। इल्तुतमिश ने बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, फिरोज तुगलक ने। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अयोध्या की बाबरी मस्जिद जो है इसका निर्माण मीर बकी ने करवाया था, मीर बकी ने। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी बनवाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी और इसने ही अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था दोस्तों। अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में स्थित है दोस्तों। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा का जो लाल किला है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था? बीरबल का जन्म कहाँ पर हुआ था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म हुआ था कालपी में। कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो कौन था दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। शाहजहां था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया था। और दिल्ली से आगरा किसने किया था? दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा किसने किया था? सिकंदर लोदी था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा बनाया था। और आगरा से दिल्ली फिर से बनाया था शाहजहां ने। दोस्तों हमने इतिहास के 50 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जिला है? आगरा जिला है दोस्तों। आगरा जिला है जो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन नहीं आता है? नीलगिरी की पहाड़ियां नहीं आती है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं, ना कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो बुंदेलखंड है दोस्तों। बुंदेलखंड है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी हैं? पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी हैं? सोनाकर है दोस्तों। सोनाकर जो हैं पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? ये दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित हैं।
मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम यानी कि ये विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 650 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम विस्तार है। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण विस्तार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है दोस्तों। चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, तराई क्षेत्र में डैश की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तराई क्षेत्रों में धान और गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, धान और गन्ना की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तहसील दक्षिण का पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो कौन सी तहसील है जो दक्षिण के पठारी प्रदेश के क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो गाजियाबाद है दोस्तों, गाजियाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? नवनीतिवाद की विचारधारा किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया। तो दोस्तों ग्रिफिथ टेलर ने सर्वप्रथम नवनीतिवाद की विचारधारा दी है, ग्रिफिथ टेलर ने। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था सर्वप्रथम कहा था दोस्तों वारेनियस ने सर्वप्रथम कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों में से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से हमें बलुआ पत्थर प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? क्यूराइल जलधारा दोस्तों, क्यूराइल जलधारा यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसे जाना चाहता है? यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो पेरू जलधारा को कहा जाता है, पेरू जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो किस जलधारा को काले पानी यानी कि काली धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो काली धारा दोस्तों क्यूरोसियो धारा को कहते हैं, क्यूरोसियो धारा को काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से किस जलधारा को जानते हैं? तो पेरू की जलधारा को दोस्तों, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? महासागर में जलधाराएं क्यों बनती हैं? वायुदाब और हवाओं की वजह से, पृथ्वी के परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान की वजह से। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? समुद्र की जो गर्म जलधाराएं हैं वो किस ओर जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर समुद्र की गर्म जलधाराएं जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती हैं? सारगेसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती हैं, सारगेसो सागर के चारों ओर। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी जलधारा बहती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों हम्बोल्ट जलधारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है इसकी उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने स्थापित किया था? इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया था, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि भूगोल के जनक हैं। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है। तो भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सर्वप्रथम किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। वारेनियस ने सर्वप्रथम कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम अपनी किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम स्टेट पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। अगला प्रश्न, कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? प्रयागराज में संगम कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मिलकर प्रयागराज का निर्माण करती हैं, प्रयागराज में संगम बनाती हैं गंगा, यमुना, सरस्वती नदियां। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील दोस्तों मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी झील है दोस्तों पैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और ये रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? सबसे कम घनत्व यानी कि डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी पाई जाती है वायुमंडल में एक्सोस्फीयर में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ में। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में सबसे ज़्यादा जंगली गधे पाए जाते हैं, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों बांग्लादेश के नज़दीक है, बांग्लादेश के नज़दीक हैं। अगला प्रश्न, नदियों के चट्टानों की दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकाला जाता है? नदियों के चट्टानों की दरारों और परतों से निकाला जाता है फास्फोरस खनिज। फास्फोरस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो हैदराबाद जो है दोस्तों ये दक्कन के पठार पर स्थित है, दक्कन के पठार पर। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति जो है ये अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से संबंधित है, अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, और इसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर बनाती हैं, यानी ऑप्शन डी ऊपर के सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस प्रकार का पाया जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है 3 जनवरी को, और इस घटना को उपसौर की घटना कहते हैं, उपसौर की घटना कहा जाता है इस घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये दोस्तों कृष्णा के सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ जो हैं कृष्णा के सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।